हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एट स्कॉलर्स वोल्केनो। हम आपके लिए लेके आए हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज लेक्चर सीरीज। ये लेक्चर सीरीज हर उस कैंडिडेट के लिए बेनिफिशियल होगी जो हाल ही में शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। यह लेक्चर सीरीज उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगी जो हाल ही में बीएड या एमएड का कोर्स कर रहे हैं। तो इस तरह की महत्वपूर्ण लेक्चर सीरीज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए बिना देरी किए हम अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। देखिए, आधुनिक युग में वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक नए नए आविष्कार हो रहे हैं। इन आविष्कारों के पीछे केवल मेहनत ही नहीं बल्कि सृजनात्मकता का भी महत्वपूर्ण योगदान है। पहले सृजनात्मकता को केवल कवि, लेखक, कलाकार या संगीतकारों तक ही सीमित रखा जाता था, लेकिन सृजनात्मकता हर क्षेत्र में पाई जाती है। हर व्यक्ति में सृजनात्मकता होती है, बस मात्रा और क्षेत्र का अंतर हो सकता है। सृजनात्मकता नई खोज, समस्या के नए समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर इसके ऊपर विशेष ध्यान की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों का इस तरफ ध्यान आकर्षित हो पाया। आज के इस जटिल युग में और प्रतिस्पर्धा समाज में सृजनात्मक व्यक्तियों की बहुत आवश्यकता है। सृजनात्मक व्यक्तियों को पहचानना, उनको प्रोत्साहित करना आज राष्ट्र की आवश्यकता बन गया है। किसी भी राष्ट्र के विकास में सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण रोल है। सृजनात्मकता अपने आप विकसित नहीं होती बल्कि अच्छी शिक्षा, उचित देखभाल और सही अवसरों के माध्यम से ही इसका विकास संभव है। सृजनात्मकता के विकास में कई महत्वपूर्ण पक्षों का योगदान है। माता पिता, समाज, अध्यापक, ये सब मिलकर बच्चों के पालन पोषण तथा उनकी सृजनात्मक अक्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान देना ही नहीं बल्कि बच्चों में सृजनात्मक योग्यताओं का विकास करना भी होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि अध्यापकों और माता पिता को सृजनात्मकता के विकास के विभिन्न तरीकों का उचित ज्ञान हो ताकि वे बच्चों का सही मार्गदर्शन कर सकें। इसलिए हम आपके लिए इस महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए हैं ताकि आप सृजनात्मकता को बेहतर ढंग से समझ सकें, बालकों में इसे प्रभावी रूप से विकसित कर सकें। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस इकाई में हम सृजनात्मकता के विभिन्न आयामों का विस्तृत एवं व्यवस्थित अध्ययन करेंगे जिससे इसकी संपूर्ण समझ विकसित हो सके। तो आज इस इकाई में हम आपके साथ साझा करेंगे सृजनात्मकता का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, सृजनात्मकता की विशेषताएं, सृजनात्मकता के तत्व, सृजनात्मकता की प्रक्रिया, सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं, बालकों में सृजनात्मकता विकसित करने के तरीके, सृजनात्मकता से संबंधित परीक्षण और सृजनात्मकता के महत्वपूर्ण सिद्धांत। सृजनात्मकता अंग्रेजी शब्द क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण है। नई, मौलिक और उपयोगी विचार और वस्तु निर्माण करने की जो क्षमता है उसको सृजनात्मकता कहा जाता है। यानी व्यक्ति की वह क्षमता जिसके माध्यम से वह नए विचार, नई रचनाएं और समस्या के नए समाधान प्रस्तुत करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह एक अन्वेषणात्मक प्रक्रिया है यानी एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस है। विभिन्न विद्वानों ने इसको विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया है। अगर हम डिहान एवं हेविंगहर्स्ट की बात करें तो उन्होंने सृजनात्मकता को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि सृजनात्मकता वह विशेषता है जो किसी नवीन व वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्त करती है। वह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है या फिर उस व्यक्ति के लिए नवीन हो सकती है जिसने उसे प्रस्तुत किया है। यानी अगर साधारण शब्दों की बात करें तो सृजनात्मकता वह गुण है जो नई और वांछनीय वस्तु के निर्माण की ओर ले जाता है। यह नई चीज समाज या व्यक्ति या फिर दोनों के लिए नई हो सकती है। जेई ड्रेवहाल की बात करें तो उन्होंने सृजनात्मकता को परिभाषित किया है कि यह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। यानी इन्होंने इसको मानवीय योग्यता के तौर पर प्रस्तुत किया है जो नई रचनाओं और विचारों को प्रस्तुत करती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। यानी इन्होंने इसको एक मेंटल प्रोसेस के तौर पे प्रस्तुत किया है जो कि ओरिजिनल परिणाम यानी ओरिजिनल आउटकम्स को व्यक्त करती है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने और सराहना करने की योग्यता एवं क्रिया है। इन्होंने इसको साधारण शब्दों में इस प्रकार समझाया है कि सृजनात्मकता व्यक्ति की वह क्षमता है जिससे व्यक्ति समझता है,
व्यक्त करता है और सहराता है और उसे मौलिक उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करता है। जेम्स ट्रेवर के अनुसार सृजनात्मकता नई रचना या फिर नया उत्पाद है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम विश्लेषण कर सकते हैं कि सृजनात्मकता का मुख्य रूप से जो संबंध है वो मौलिकता और नवीनता से है, या किसी समस्या को नए ढंग से सोचने या समाधान खोजने की क्षमता से है। सृजनशील व्यक्ति वही है जो अलग तरीके से सोचता है, नए विचार प्रस्तुत करता है और समस्याओं का विद्वत्तापूर्ण समाधान देता है। यानी परंपरागत तरीके से हटकर सोचने का कार्य करने की योग्यता ही क्या है, सृजनात्मकता कहलाती है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो सृजनात्मकता का जो स्वरूप है या प्रकृति है उसको समझाने के लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन अभी तक कोई सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर पाया। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको अपने दृष्टिकोण से समझाया है। तो इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। सृजनात्मकता एक जटिल और बहुआयामी योग्यता है, यानी इसमें कई प्रकार की क्षमताएं और पक्ष शामिल हैं। यह संज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों पक्षों को शामिल करता है, यानी इसमें सोचने के साथ साथ भावनाओं का भी महत्वपूर्ण रोल है। यह समस्या समाधान से जुड़ी है, यानी इसमें व्यक्ति नई और प्रभावी तरीके से समस्याओं का क्या है, समाधान खोजता है। यह एक प्रक्रिया भी है और एक उत्पाद भी है, यानी इसमें सोचने की प्रक्रिया के साथ साथ उसका परिणाम यानी नया विचार या वस्तु भी शामिल है। इसमें प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण जैसे घटक शामिल हैं, यानी इसमें अधिक विचार उत्पन्न करना या फिर उसको अलग अलग तरीके से सोचना या नए विचार देना इत्यादि शामिल है। यह स्थिर नहीं बल्कि विकासशील है, यानी अभ्यास और अनुभव से सृजनात्मकता को लगातार बढ़ाया जा सकता है। अगर सार्वभौमिकता की बात करते हैं तो हर व्यक्ति में किसी न किसी मात्रा में सृजनात्मकता पाई जाती है। अक्षेत्र और स्तर का अंतर हो सकता है, यह जन्मजात भी है और विकासशील भी है, यानी व्यक्ति इसको जन्म से लेकर भी पैदा होता है और वातावरण के माध्यम से भी इसको ट्रेनिंग और एजुकेशन द्वारा विकसित किया जा सकता है। इसमें नोवेल्टी और रीऑर्गेनाइजेशन जैसे महत्वपूर्ण गुण हैं, यानी यह सृजनात्मकता नई वस्तु का निर्माण होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह पूरी तरह से नई हो। यह पुराने तत्वों का नया संयोजन भी हो सकता है, या पहले से ज्ञात नए तथ्यों और सिद्धांतों का रीऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, या पुरानी शैली में किसी न किसी प्रकार का सुधार भी हो सकता है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि पुनरावृत्ति को हम सृजनात्मकता कहें। आनंद व संतुष्टि। सृजनात्मक कार्य करने वाला व्यक्ति आनंद और संतुष्टि की अनुभूति करता है। वह अपने अनुभवों को अपने तरीकों से व्यक्त करता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर रचना से व्यक्ति को समान संतुष्टि मिले। इसमें अहम और सम अभिव्यक्ति जैसे गुणों का समावेशन है। सृजनकर्ता अपनी रचना में अपने को व्यक्त करता है, यानी वह महसूस करता है कि यह रचना मेरी है। इसमें स्वतंत्रता और लचीलेपन जैसे गुणों का भी समावेशन है, यानी सृजनात्मकता चिंतन से बंधी हुई नहीं है। इसमें अनेक विकल्पों को चुनने की क्या होती, आज़ादी होती है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें विज्ञान, साहित्य, कला, संगीत, नृत्य, राजनीति व सामाजिक जीवन जैसे सारे के सारे क्षेत्र शामिल हैं, यानी सृजनात्मकता जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसके महत्वपूर्ण गुणों की बात करें तो इसमें फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, डायवर्जेंट थिंकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेंसिटिविटी, क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन, एक्सप्लोरेशन, इलेबोरेशन, नॉवेल्टी और रिलेशनशिप बिल्डिंग जैसे गुण देखने को मिलते हैं। ये गुण वैज्ञानिक शोध, कला, संगीत, लेखन, चित्रकला आदि में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। अगर इसके तत्वों की बात करते हैं तो जेपी गिलफोर्ड के द्वारा इसके 4 तत्व प्रस्तुत किए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला प्रवाह, दूसरा विविधता, तीसरा मौलिकता और चौथा विस्तारण है। आइए इनके ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। पहला प्रवाह यानी किसी समस्या पर अधिक से अधिक विचार या उत्तर देने की जो क्षमता है उसको प्रवाह कहा जाता है। प्रवाह के उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। वैचारिक प्रवाह यानी अधिक से अधिक विचार प्रस्तुत करना, यानी बालक को अगर कोई वस्तु दे दी जाए तो उसके वो बहुत सारे उपयोग बता सकता है। अगर कहानी सुना दी जाए तो उसके बहुत सारे वो शीर्षक बता सकता है, उसको वैचारिक प्रवाह कहा जाता है। दूसरा है अभिव्यक्ति प्रवाह, यानी विचारों को स्पष्ट रूप से और स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की कला। इसमें बालक को अगर कुछ शब्द दे दिए जाते हैं तो वो उनसे स्वतंत्र रूप से वाक्य बना सकता है या फिर अधूरे वाक्यों को वो पूरा कर सकता है, उसको अभिव्यक्ति प्रवाह कहा जाता है। तीसरा सहचर्य प्रवाह, इन्होंने तीसरा प्रवाह सहचर्य बताया, जिसमें शब्दों, विचारों और वस्तुओं के बीच में संबंध
बनाया जाता है। यानी बालक को अगर कुछ शब्द दे दिए जाते हैं तो उनके पर्यायवाची और विलोम शब्द वो लिख सकता है। शब्द प्रवाह के तहत अधिक से अधिक शब्दों को बनाना यानी शब्द निर्माण आता है। इसमें बालक को अगर उपसर्ग और प्रत्यय दे दिए जाते हैं तो उससे वो विभिन्न प्रकार के नए शब्दों का निर्माण करता है। अगर इसके मापन की बात करते हैं तो प्रवाह को दिए गए उत्तरों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। यानी जो बालक जितने अधिक उत्तरों की संख्या देगा उसको उतना ही क्या है प्रभावशील, यानी उसका जो प्रभाव है उतना ही अधिक माना जाएगा। दूसरा इसका जो कंपोनेंट है वो है विविधता यानी फ्लेक्सिबिलिटी। विविधता का मतलब है कि किसी समस्या पर भिन्न भिन्न प्रकार के विचार या उत्तर प्रस्तुत करने की जो क्षमता है। इसमें क्या है कि व्यक्ति के उत्तर एक जैसे नहीं बल्कि अलग अलग होते हैं, यानी वेराइटी ऑफ आइडियाज वो क्या है रिप्रेजेंट करता है। अगर इसके टाइप्स की बात करते हैं तो पहला है फिगरल स्पॉन्टेनियस फ्लेक्सिबिलिटी यानी आकृति स्वतःस्फूर्त विविधता। इसमें क्या है आकृति या वस्तु में वो सुधार के अलग अलग तरीके बताता है। दूसरा है आकृति अनुकूलन विविधता यानी फिगरल एडेप्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें आकृति या वस्तु के नए रूप में बदलने के विभिन्न तरीके बताता है। और तीसरा है शाब्दिक स्वतःस्फूर्त विविधता यानी विचार प्रस्तुत करना या शब्दों के विभिन्न उपयोग बताना इसमें शामिल है। यानी पहले में आकृति और वस्तु में क्या है सुधार के, आकृति या वस्तु वही रहेगी, उसमें सुधार के अलग अलग तरीके बताए जाएंगे। दूसरे में आकृति और वस्तु को नए रूप में बदला जाएगा, उसके विभिन्न तरीके बताए जाएंगे। और तीसरे में शब्दों या विचारों के विभिन्न उपयोगों को बताया जाएगा। अगर इसके मापन की बात करते हैं तो उत्तरों के प्रकारों की संख्या के आधार पर इसका मापन किया जाता है। तीसरा मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी, इसको हम असामान्य या फिर यूनिक के तौर पर पहचान सकते हैं। यानी व्यक्ति के द्वारा सामान्य से परे यानी दूसरों से अलग विचार और उत्तर देने की जो क्षमता है उसको मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी कहा गया। इसमें दिए गए जो उत्तर हैं वो सामान्य से भिन्न होंगे। यह बताती है कि व्यक्ति के उत्तर सामान्य नहीं बल्कि क्या है नए और अलग हैं। मौलिकता से इसका सीधा संबंध नवीनता से है, यानी क्या नया बालक के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो इसके उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो वस्तुओं के नए उपयोग बताना, कहानी के अलग अलग शीर्षक बताना, किसी परिवर्तन के नए परिणाम बताना और नए प्रतिक्रिया विचारों को खोजना इसमें मुख्यतः शामिल किया जाता है। फोर्थ है इलेबोरेशन यानी विस्तारण। इसमें क्या है दिए गए विचारों या भावों की विस्तृत व्याख्या या व्यापक पूर्ति या फिर गहन प्रस्तुतिकरण शामिल है। यानी किसी विचार को गहनता से या विस्तार से समझाया जाता है या फिर उसको डेवलप किया जाता है। इसमें अगर कोर आइडिया की बात करते हैं तो विचार को अधिक स्पष्ट, विस्तृत और गहन बनाना या फिर छोटे विचारों को पूरा या सार्थक रूप देना। अगर इसके प्रकारों की बात करते हैं तो पहला है शाब्दिक विस्तारण। इसमें किसी घटना या विचार को विस्तार पूर्वक लिखना या समझाना है, यानी किसी संक्षिप्त कहानी को विस्तार देना या किसी स्थिति का पूरा वर्णन करना। अगर हम दूसरे प्रकार की बात करें वो है आकृति विस्तारण यानी फिगरल इलेबोरेशन। मीन्स इसमें अपूर्ण चित्र या रेखा को पूरा करना या उसको मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण बनाना शामिल है। इसके बाद है सृजनात्मक चिंतन यानी क्रिएटिव थिंकिंग। सृजनात्मक चिंतन का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। इसका उपयोग कई अर्थों में किया जाता है। जेबी गिलफोर्ड ने इसका सबसे प्रसिद्ध अर्थ दिया था। उन्होंने चिंतन को दो भागों में विभाजित किया था, पहला कॉन्वर्जेंट थिंकिंग और दूसरा डाइवर्जेंट थिंकिंग। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग मीन्स किसी समस्या का सिर्फ एक ही समाधान खोजना या सिर्फ एक ही तरफ सोचना। डाइवर्जेंट थिंकिंग मीन्स समस्या के बहुत सारे समाधानों को प्रस्तुत करना, यानी डिफरेंट विचार को प्रस्तुत करना है। तो अभिसारी चिंतन जो है इसमें तथ्यों के आधार पर या फिर दी गई सूचनाओं के आधार पर पूर्व निर्धारित क्रम का प्रयोग करते हुए जो व्यक्ति है या चिंतक है वो समस्या के समाधान तक पहुंचता है। देखिए इसमें क्या है कि व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर एक ही निष्कर्ष निकालता है, यानी वह निश्चित व परंपरागत तरीके को अपनाता है और समस्या का समाधान दी गई सूचनाओं के आधार पर करता है। यानी वह सिर्फ एक दिशा में ही सोचता है और पूर्व निर्धारित क्रम के आधार पर समस्या के समाधान को प्रस्तुत करता है। लेकिन जब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं तो इसमें चिंतक डिफरेंट सॉल्यूशंस किसी समस्या के प्रस्तुत करता है, यानी वो किसी भी पूर्व निर्धारित स्टेप को फॉलो नहीं करता। वो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल और फ्री टाइप की थिंकिंग के माध्यम से क्या है समस्या के समाधानों को प्रस्तुत करता है। इसमें व्यक्ति विभिन्न दिशाओं में सोचता है, समस्या के कई संभावित उत्तर प्रस्तुत करता है और अपने स्तर पर नए व मौलिक विचारों को जोड़ता है। इसमें वह किसी निश्चित क्रम का उपयोग नहीं करता, यानी वह पूरी तरह से फ्लेक्सिबल और फ्री है।
व्यक्ति पहले से तय किसी भी स्टेप को फॉलो नहीं करता, वह बिल्कुल नया सोचता है, नए समाधान खोजता है और समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने डाइवर्जेंट थिंकिंग को ही क्रिएटिव थिंकिंग कहा है, यानी जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, वो ही डाइवर्जेंट थिंकिंग है और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो ही क्रिएटिविटी है। सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया या अवस्थाएं, प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। सृजनात्मकता का स्वरूप जटिल है, चाहे सामान्य चिंतन हो या सृजनात्मक चिंतन हो, दोनों में कुछ न कुछ अवस्थाएं होती हैं या दोनों की कोई ना कोई प्रोसेस होती है। सृजनात्मक चिंतन की यहाँ पर मुख्य 4 अवस्थाएं बताई हैं, यानी पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो 4 अवस्थाओं से, 4 स्टेजेस से होकर गुजरती है। पहली है प्रिपरेशन स्टेज, दूसरी है इंक्यूबेशन स्टेज, तीसरी है इल्यूमिनेशन स्टेज और चौथी है वेरिफिकेशन स्टेज। तो पहली अवस्था की जब हम बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति जो है समस्या से जुड़े हुए जो तथ्य हैं या जो प्रमाण हैं उनको कलेक्ट करता है, समस्या के जो पक्ष विपक्ष को समझता है, एनालिसिस करता है। कभी कभी वो ट्रायल एंड एरर मेथड का भी यूज़ करता है ताकि समस्या का समाधान निकाल सके। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी इस विधि का प्रयोग करके अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था। अगर हम इसकी अवधि की बात करें तो वो समस्या की कठिनाई और व्यक्ति के ज्ञान पर निर्भर करती है, यानी अगर समस्या की कठिनाई का स्तर अधिक है तो अधिक अवधि उसमें लग सकती है और व्यक्ति का ज्ञान भी इसको प्रभावित करता है। और आयु और बुद्धि का प्रभाव भी इसके ऊपर देखा जाता है। अगर दूसरे प्रकार की हम बात करते हैं तो वो है उस्मायन या उर्वन इंक्यूबेशन स्टेज। यह दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति क्या है, समस्या के ऊपर सोचना कुछ समय के लिए छोड़ देता है, यानी वो विराम अवस्था में चला जाता है या फिर वो किसी अन्य कार्य में संलग्न हो जाता है। लेकिन जो समस्या है वो कहीं ना कहीं हमारे अचेतन मन में क्या है, चलती रहती है, काम करती रहती है, यानी समस्या के ऊपर काम चलता रहता है। और यह अवस्था तब आती है जब बहुत सारे प्रयासों के बाद भी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता। तीसरी है प्रबोधन यानी इल्यूमिनेशन स्टेज। इस अवस्था में अचानक समाधान मिल जाता है, इसको आहा मोमेंट या सडन इंसाइट भी कहा गया है। सिल्वरमैन ने इसको अचानक समाधान का अनुभव ही प्रबोधन बताया है। यह कभी कभी सपनों में भी संभव हो सकता है। चौथा है प्रमाणीकरण यानी वेरिफिकेशन स्टेज। इस अवस्था में प्राप्त समाधान की क्या है, जांच की जाती है, उसका इवेल्युएशन किया जाता है, देखा जाता है कि वो सही है या नहीं है। यदि समाधान गलत हो तो उसमें संशोधन किया जाता है, यानी मॉडिफिकेशन किया जाता है और नए नए समाधानों को खोजा जाता है। ये थी 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। पहली स्टेज में हमने देखा कि तथ्यों के आधार पर व्यक्ति समस्या से संबंधित जो विश्लेषण है वो करता है, समाधान खोजने के प्रयास करता है। दूसरी स्टेज में वो समाधान न मिलने पर वो विराम अवस्था में चला जाता है। तीसरी अवस्था में उसको अचानक समस्या के समाधान की अनुभूति होती है और चौथी अवस्था में वो उसको वेरीफाई करता है, सत्यापन उसका करता है। अगर हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, बिंदुओं की बात करें, तो ये अवस्थाएं सामान्यतः क्रम में होती हैं, लेकिन ये सभी मामले में एक जैसी हों या इसी सीक्वेंस में चलें कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी व्यक्ति को इंक्यूबेशन से पहले भी क्या है, सॉल्यूशन मिल जाता है। कभी कभी इन अवस्थाओं को बार बार दोहराना पड़ता है, फिर भी ये अवस्थाएं सृजनात्मक चिंतन की वैज्ञानिक प्रक्रिया को क्या है, दर्शाती हैं। सृजनात्मक बालक की विशेषताएं। सृजनात्मक बालक की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली, मौलिकता, यानी सृजनात्मक बालक विचार और कार्य में नए और अलग तरीके दिखाता है, यानी वो अपने विचारों को और अपने कार्यों को अलग अलग तरीकों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। दूसरा है लचीलापन। बालक व्यवहार में परिस्थिति के अनुसार बदलने की क्षमता रखता है, यानी वो टोटली फ्लेक्सिबल है, जैसी परिस्थिति दिखेगी उसी के अनुसार वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तीसरा है विस्तार, यानी वह अपने विचारों को, योजनाओं को और अपने कार्यों को विस्तार से समझाना और करना पसंद करता है। छोटे छोटे पहलुओं पर वो ध्यान देता है। समायोजन और साहस की बात आती है तो हर परिस्थिति में एडजस्ट करने की क्षमता है और वो साहसिक कार्य करने की ओर प्रवृत्त होता है। हर तरह की चुनौतियां उसको पसंद हैं, वो कठिन कार्य करने या और कठिन रास्तों पर चलना पसंद करता है। जटिलता में उसकी रुचि बनी रहती है, वो ओपन माइंडेड है और ओपन माइंड से वो सोचता है। उसकी जो समझ शक्ति है वो अच्छी है, उसका जो नॉलेज बेस है वो भी विस्तृत है, वो अलर्ट भी है और कंसंट्रेशन जो पावर है उसकी वो भी अधिक पाई जाती है। अगर निर्णय लेने की क्षमता की बात करें तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकता है या जो समय निर्णय लेने में वो सक्षम होता है। उसके अंदर अमूर्त विचारों को करने यानी कठिन, गूढ़ और
अमूर्त विचारों में वो रुचि रखता है, वह हर समस्या के प्रति संवेदनशील है। अगर उसके विचारों के प्रभाव अभिव्यक्ति की बात करें तो उनमें तेजी और प्रभाव जैसे गुण पाए जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो वो सीखी हुई चीज़ों को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आसानी से या इजीली वो क्या है लागू कर सकता है। अगर विविधता और प्रगतिशीलता की बात करें तो सोच में क्या है उसके डाइवर्सिटी यानी विविधता पाई जाती है और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति उसमें होती है। वह रूढ़िवादी यानी रिजिड नहीं होता। सौंदर्य बोधन की बात करते हैं तो सुंदरता को समझने और परखने की क्षमता उसमें पाई जाती है। वह हर नए समाधान और नई योजना बनाने में रुचि रखता है, समय प्रयास करता रहता है और आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की जब बात आती है तो आत्मसम्मान की भावना उसमें अधिक पाई जाती है। वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है और व्यवहार में उसके स्वतंत्रता, आनंद और जो विनोद प्रियता जैसे गुण हैं वो दिखाई पड़ते हैं। वो हाईली और क्रिएटिवली इमेजिनेशन जो पावर है वो रखने वाला है और सहनशीलता के मामले में वह विपरीत परिस्थितियों में भी या फिर विपरीत लोगों के साथ भी एडजस्ट करने में सक्षम है और कल्पना की दुनिया में वो क्या है खोया रहता है, यानी सपनों की दुनिया उसकी समृद्ध और प्रभावशाली पाई जाती है। सृजनात्मकता का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता सार्वभौमिक है। हर बच्चा अपनी बाल्यावस्था में कुछ न कुछ सृजनात्मक गुण दिखाता है, लेकिन आगे चलकर इन गुणों को सही तरीके से विकसित नहीं कर पाता। तो इस कमी को अच्छी शिक्षा और सही पालन पोषण के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। एक शिक्षक को सृजनात्मक बालकों को पहचानने का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है ताकि वह समय रहते उनकी सृजनात्मकता के विकास में मदद कर सके, बालक को सृजनात्मकता के लिए महत्वपूर्ण और उचित वातावरण उपलब्ध करवा सके। तो सृजनात्मकता के विकास में जो महत्वपूर्ण जो सहायक जो प्रमुख गुण हैं वो इस प्रकार हैं, यानी पहला है फ्लुएंसी, दूसरा है ओरिजिनलिटी, तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेंसिटिविटी, रिलेशनशिप एबिलिटी, क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन, एक्सप्लोरेशन, एलेबोरेशन और नोवेलिटी। तो इन गुणों को शिक्षक के माध्यम से या शिक्षक शिक्षा के माध्यम से बालकों में अच्छी तरह से विकसित कर सकता है या उसके लिए वो अच्छा वातावरण उनको प्रोवाइड करवा सकता है। तो सृजनात्मकता के विकास के लिए यहाँ पर कुछ मुख्य सुझाव दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। उत्तर देने की स्वतंत्रता, यानी बालक को केवल रटे रटाए उत्तरों की अपेक्षा बालक से नहीं करनी चाहिए। उसको उत्तर देने के लिए क्या है फ्रीडम देनी चाहिए, अपने उत्तरों को प्रस्तुत करने के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अभिव्यक्ति के अवसर यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्रेशन, बच्चे जब अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन करते हैं तो उनको संतुष्टि मिलती है। उन्हें ऐसे अवसर दें कि वो महसूस करें कि इसको मैंने सृजित किया है, यानी इसका सृजन मैंने किया है या मेरे द्वारा इसको बनाया गया है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें मौलिकता और लचीलेपन को प्रोत्साहन देना, यानी बच्चों को नए और अलग विचारों के लिए एनकरेज करें। उन्हें अलग अलग तरीकों से काम करने की स्वतंत्रता अध्यापकों के द्वारा दी जाए। उनको उचित वातावरण उपलब्ध करवाया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। बच्चों की क्यूरियोसिटी को और सहनशीलता को दबाया ना जाए और वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या फिर सोशल और रिलीजियस जो प्रोग्राम्स हैं या फिर क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं उसमें उनको अधिक से अधिक उनका पार्टिसिपेशन हो ताकि उनकी जो क्रिएटिविटी या जो क्रिएटिव पावर है वो बढ़ सके। समुदाय के साधनों का उपयोग करके भी क्या है बालकों की जो सृजनात्मकता शक्ति है उसको बढ़ाया जा सकता है। बच्चों को क्रिएटिव सेंटर है, इंडस्ट्रीज़ है, साइंस सेंटर्स है आदि की विजिट करवानी चाहिए। कलाकारों और वैज्ञानिकों को स्कूल में बुलाकर उनके साथ उनका इंटरेक्शन करवाना चाहिए। इससे बच्चों में क्या है बच्चों को इंस्पायरेशन मिलती है और उनका ज्ञान बढ़ता है और उससे वो प्रोत्साहित होते हैं और उनकी सृजनात्मक शक्तियों का विकास होता है। अवरोधों से बचाना, सृजनात्मकता को रोकने वाले बहुत सारे कारण हैं, उनसे बचाना उनको जरूरी है। जैसे ट्रेडिशनलिज्म है यानी परंपरावाद है, दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ हैं, असहानुभूति पूर्ण व्यवहार है, पुराने विचार, आदतें, पूर्वाग्रह या नए विचारों के प्रति बालक में भय है, या हर कार्य में उच्च उपलब्धि का दबाव बना के रखना है, या फिर परीक्षा में अधिक अंक लाने का दबाव है, या बच्चों को आउट ऑफ बॉक्स सोचने से रोकना है। इन सब से बचाना शिक्षक का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसलिए शिक्षक और अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो इन बाधाओं से बच्चों की सृजनात्मकता को बचाएं, उनको उचित अवसर उपलब्ध कराएं ताकि बालकों की जो सृजनात्मक शक्ति है वो बढ़े या फिर उसको बढ़ने के अवसर मिले। सातवां पॉइंट है इस मूल्यांकन प्रणाली में सुधार। जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो एग्जाम सेंटर्ड है। जब तक इवैल्यूएशन सिस्टम में क्या सुधार नहीं होगा सृजनात्मकता विकसित नहीं हो सकती। परीक्षा प्रणाली में ऐसे तत्व शामिल होने चाहिए जो क्रिएटिव लर्निंग के एक्सपीरियंस को बढ़ावा दें, केवल रटने पर जोर
ना दें। अगर हम पाठ्यक्रम के पुनर्गठन की बात करें तो करिकुलम में भी क्या है, सृजनात्मकता के विकास के लिए क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं या को शामिल किया जा सकता है। वो उसको इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए कि बच्चों में अधिक से अधिक क्रिएटिविटी जो है वो डेवलप हो सके, वो फ्लेक्सिबली और केवल परीक्षा तक सीमित ना रहकर क्या नई नई चीज़ों को सीखने और करने में उनको क्या स्वतंत्रता महसूस हो और उनकी जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ है उनको डेवलप किया जाए। पॉइंट 9 की बात करते हैं तो इसमें डेवलपमेंट ऑफ सपोर्टिव क्वालिटीज़, यानी कुछ गुण सृजनात्मकता के लिए जरूरी हैं, जैसे हार्ड वर्क है, सेल्फ रिलायंस है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इन गुणों को बालकों में क्या है विकसित करना अध्यापक के लिए जरूरी है। नेक्स्ट आता है कि सृजनात्मकता के विकास हेतु विशेष तकनीकें, यानी स्पेशल टेक्निक्स टू डेवलप क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता के क्षेत्र में काम करने वाले जो रिसर्चर हैं उन्होंने क्या है कुछ विशेष टेक्निक्स और मेथड्स बताए हैं। इसका उपयोग बच्चों में सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए किया जाता है। पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी मानसिक उद्वेलन। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी समूह से बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी आलोचना के, मूल्यांकन या निर्णय के लिए किसी समस्या के समाधान के लिए अधिक से अधिक आइडिया देने को कहा जाता है और बाद में इन आइडियाज़ के आधार पर डिस्कशन करके क्या है सही समाधान खोज लिया जाता है। यानी बालक को कोई समस्या दी जाती है, वो फ्रीली क्या है अपने विचार उसके ऊपर प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद विभिन्न जो समाधान उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं उनके ऊपर डिस्कशन करके क्या एक सही समाधान को चुन लिया जाता है। इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है। यह सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा है शिक्षण प्रतिमानों का उपयोग, यानी यूज ऑफ टीचिंग मॉडल्स। कुछ विशेष टीचिंग मॉडल्स हैं जिनका सृजनात्मकता के विकास में उसको बढ़ाने में क्या उपयोग किया जा सकता है, जैसे जेरोम ब्रूनर का जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, यह बच्चों को कंसेप्ट समझने के साथ साथ उनको क्रिएटिव थिंकिंग भी क्या उनकी विकसित करता है। दूसरा है जो सकमैन का है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, यह साइंटिफिक इंक्वायरी स्किल्स को क्या है डेवलप करता है और जो सृजनात्मक गुण है उनको विकसित करने में सहायता करता है। तीसरा है क्रीडन तकनीक, यानी गेमिंग टेक्निक्स। खेल के द्वारा भी क्या है सृजनात्मकता को विकसित किया जा सकता है। इसमें गेम्स हैं, एक्टिविटीज़ का उपयोग किया जा सकता है। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार की सामग्री को शामिल किया जा सकता है। बच्चे खेल के माध्यम से नए नए क्रिएशंस या नए विचारों को उत्पन्न करने का उनको अवसर मिलता है। इससे उनकी जो सृजनात्मकता है या सृजनात्मक शक्ति के जो विकास है या उसको पोषण को क्या है एक गति मिलती है। इस तरह से सृजनात्मकता को एक बालक में या बालकों में विकसित करने के विभिन्न अवसर उपलब्ध उनको करवाए जा सकते हैं। सृजनात्मकता का मापन, जैसे इंटेलिजेंस को मापने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार क्रिएटिविटी को मापने के लिए भी क्रिएटिविटी टेस्ट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे विदेशी और भारतीय जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं वो उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग बालक की क्रिएटिविटी को मापने के लिए किया जाता है। अगर हम विदेशी परीक्षणों की बात करें तो उसमें मिनीसोटा क्रिएटिव थिंकिंग टेस्ट है, जेपी गिलफोर्ड का डाइवर्जेंट थिंकिंग एपरेटस है, रिमोट एसोसिएशन टेस्ट है, वालेस एंड कोगन का क्रिएटिविटी टेस्ट है, एसी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी एबिलिटी है और ई पॉल टॉरेंस का टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग अवेलेबल है। अगर हम भारतीय परीक्षणों की बात करें तो उसमें मुख्य तौर पर बाकर मेहंदी क्रिएटिविटी टेस्ट है, वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। पासी का क्रिएटिविटी टेस्ट है, शर्मा डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एबिलिटी टेस्ट है और सक्सेसना क्रिएटिविटी टेस्ट है। महत्वपूर्ण बिंदुओं की जब बात आती है तो सृजनात्मकता क्या एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स मिश्रण है। इसमें क्या बहुत सारी एबिलिटीज़ या पर्सनालिटी ट्रेट होते हैं जिनको क्या विभिन्न टेस्ट के माध्यम से मापा जा सकता है। अगर टेस्टों की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे क्या है वर्बल और नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट अवेलेबल हैं। इन सभी के माध्यम से सृजनात्मकता से जुड़े विशेष गुणों का आंकलन संभव हो पाया है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता के सिद्धांत। यहाँ पर कुछ सृजनात्मकता से संबंधित सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण है जो इस प्रकार से है। सृजनात्मकता का प्राचीन सिद्धांत, उन्माद समकक्ष सृजनात्मकता सिद्धांत यानी क्रिएटिविटी इक्विवेलेंट टू इंसैनिटी थ्योरी, सृजनात्मकता का जन्मजात सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इनबॉर्न क्रिएटिविटी, वातावरण जन्य सृजनात्मकता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इन्वायरमेंटली एक्वायर्ड क्रिएटिविटी, परमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत यानी सेरेब्रल हेमिस्फीयर थ्योरी और सृजनात्मकता के स्तर का सिद्धांत यानी लेवल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी बाय आई.ए. टेलर और अंत में है सृजनात्मकता का प्रक्रिया सिद्धांत। तो ये हैं सृजनात्मकता के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो सृजनात्मकता के जो सिद्धांत हैं या सृजनात्मकता से संबंधित जो भी टेस्ट हैं उनकी चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। आशा है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। उम्मीद है कि आपने हमारा चैनल लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस तरह की महत्वपूर्ण क्लास से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।